दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम के बारे में, जिसका नाम था सत्यम स्कैम। कैसे सत्यम कंप्यूटर्स ने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम को अंजाम दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामलिंगा राजू ने कैसे सत्यम कंप्यूटर्स बनाया और किस तरह से उन्होंने 14,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम भारत में किया, जिसमें लाखों लोग रोड पे आ गए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों ये कहानी है रामलिंगा राजू की, जो कि एक किसान के परिवार से बिलोंग करते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। यह दौर 70s का था, जब भारत में आईटी बूम आने ही वाली थी। और इन सबसे दूर रामलिंगा राजू एमबीए करने यूएस जाते हैं। यूएस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रामलिंगा राजू भारत वापस आते हैं और उन्होंने अलग अलग बिजनेस में ट्राई करने की कोशिश किया। सबसे पहले उन्होंने होटल का बिजनेस ट्राई किया, जिसमें वो फेल हो गए। इसके बाद इन्होंने कॉटन टेक्सटाइल मिल शुरुआत करी, जिसमें वो फिर से फेल हो गए। अगला इन्होंने रियल एस्टेट में इंडिया में सोचा कि हाथ आजमाने को। उन्होंने जमीन की खरीद बिक्री शुरू किया। इसके लिए उन्होंने कंपनी बनाया मेटास इंफ्रा। दोस्तों ये कंपनी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सारा स्कैम इससे ही होने वाला है। मेटास इंफ्रा नहीं चलती है और इन्होंने ये कंपनी भी एक किनारे रख दिया। इस समय भारत में एक नया आईटी बूम की भारत तैयारी कर रहा था और जो बड़ी कंपनियां थी इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी, ये अपने शुरुआती दौर में थी। रामलिंगा राजू दिमाग से बेहद ही शार्प थे, तो उन्होंने एक ये चीज पढ़ लिया था कि आने वाला समय भारत में आईटी इंडस्ट्री का होने वाला है। इसके बाद 1987 में रामलिंगा राजू ने 20 एम्प्लॉइज जोड़े और अपने साले बीवीएस राजू के साथ मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर्स आईटी और बीपीओ का काम करना भारत में शुरू कर चुकी थी। अगले 4 साल तक कंपनी ये एकदम जान लगा के काम करती है और अपने बेहद मेहनत और ईमानदारी के दम पे इन्हें एक सबसे पहला फॉर्च्यून 500 क्लाइंट मिल गया था, जॉन डीर। फॉर्च्यून 500 कंपनीज वो होती हैं जैसे कि दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, तो उनमें से एक क्लाइंट इनको मिल गया था। इनका यहां पे रामलिंगा राजू का सोचना था कि ये दुनिया की ऐसी कंपनी बनाए इस सत्यम कंप्यूटर्स को, जो कि 50 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही हो, जिसमें 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हों। तो इनका विजन बड़ा ही स्ट्रांग था। इस वजह से इन्होंने सोचा कि अब हम मार्केट से कैपिटल रेस करते हैं और इन्होंने अपना मार्केट में आईपीओ 1992 में इंडिया में रिलीज किया। ये आईपीओ इतना ज्यादा भारत में चाहा गया कि इसको 17 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब भी किया गया मार्केट में। इसी समय दुनिया में घटना घटती है, एक बड़ा बग आता है Y2K बग। Y2K का मतलब होता है ईयर 2000, और ये जो कंप्यूटर के कैलेंडर के डेटा में एक बग आ गया था दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में, जिससे कहा जाने लगा कि 2000 साल जब आएगा तो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे और जितना भी टेक्नोलॉजी में आज तक इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसको बहुत ही सीरियसली लिया कुछ बड़ी कंट्रीज ने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस, और उन्होंने पूरी दुनिया से आईटी इंजीनियर्स हायर करना चालू कर दिया। और इसका जो सबसे बड़ा अगर हम फायदा देखें किसी कंट्री को हुआ था, तो वो भारत में हुआ था, क्योंकि भारत में जितने आईटी इंजीनियर्स पढ़ते जा रहे थे उनको विदेश बुला लिया जा रहा था तुरंत। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने वीजा को भी और ज्यादा इजी किया था, ताकि भारत के लोग आके वहां पे काम कर सके। समय यह आ गया था कि भारत में एक कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर अगर उसने 2 साल का एक्सपीरियंस है तो तुरंत उसे यूएस बुला लिया जाता था, और भारत का पहला आईटी बूम आ चुका था साल 1992 के साल के बाद। इसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ था वो हैदराबाद को हुआ था, और हैदराबाद में रन करने वाली कंपनीज को। इवन जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे बिल गेट्स, वो भी भारत आते हैं और हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का एक नया ब्रांच खोल के जाते हैं साल 2000 में। और इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो कोई प्रॉफिट में आई थी कंपनी, वो थी सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर्स को इस Y2K बग का सबसे बड़ा फायदा हुआ और भारत में सत्यम कंप्यूटर अब विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस के बराबर की कंपनी बन चुकी थी साल 1999 तक। Y2K बग का कोई रिजल्ट नहीं निकला साल 2000 में, ये सब हवा की बातें निकली, और दुनिया ने जो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था टेक्नोलॉजी में बेटर बनाने के लिए, उन सब का कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन भारत को इसका सबसे बड़ा फायदा हो चुका था, और 1999 में अपने सबसे अच्छे काम की वजह से रामलिंगा राजू को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी भारत में मिला था। सत्यम कंप्यूटर दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही थी और साल 2001 में सत्यम कंप्यूटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया गया था। भारत अब साल 2000 के आगे चल रहा था और इस समय अब भारत में रियल एस्टेट का भी बूम आता जा रहा था। मतलब जमीनों की जो कीमतें थी वो तेजी से बढ़ती जा रही थी और रियल एस्टेट कंपनियां बहुत सारी खड़ी होती जा रही थी पूरे भारत में। इसी समय रामलिंगा राजू का वो जो पिछला सपना था कि एक रियल एस्टेट कंपनी बनाने का, वो भी एक नया फिर से जाग गया था और रामलिंगा राजू ने हर जगह जमीनें खरीदनी शुरू कर दी थी। उन्हें कुछ इंसाइट्स ये भी पता चल गए थे कि जो हैदराबाद में मेट्रो रूट कहां से जाएगी और जहां से मेट्रो जाती है उसके आसपास की जमीनें महंगी हो जाती हैं। तो रामलिंगा राजू ने उन सब किनारे की जमीनें खरीदनी चालू कर दी कि वो जमीन जब महंगी होगी तो ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगी।
यहां एक आंध्र प्रदेश में नियम यह था कि कोई भी कंपनी 58,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं खरीद सकती है। तो इन्होंने अपने परिवार के लोगों के नाम पे अब जमीनें खरीदनी शुरू कर दी थी और समय यह आ गया कि इन्होंने अपने नौकरों के नाम पे जमीनें खरीदी, अपने मालियों के नाम पे जमीनें खरीदी और जितने लोग इनके दोस्तों में भी काम करते थे, कुल मिलाकर 365 से भी ज्यादा कंपनियां इन्होंने बनाई जिसके अंडर में ये जमीनें खरीदना इन्होंने शुरू कर दिया था। एक समय यह आया कि अब इनके पास पैसे कम पड़ रहे थे जमीन खरीदने के लिए, तो इन्होंने अब सत्यम कंप्यूटर्स के जो शेयर के प्राइस थे उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। इसको समझते आइए, यहां पे इन्होंने कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो इन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया। इस सब से मार्केट में यह लग रहा था कि सत्यम कंप्यूटर बहुत प्रॉफिट में है और बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है, जिससे कि इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और सत्यम की जो शेयर मार्केट में प्राइस थी वो बढ़ती जा रही थी। इन सब के लिए 7,500 से ज्यादा फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाए गए थे, बैंक की फर्जी रिसिप्ट बनाई गई थी और यहां पे कंपनी में 40,000 एम्प्लॉइज काम करते थे, लेकिन कंपनी अपने डेटा में दिखाती थी कि 53,000 लोग काम करते हैं। तो मतलब इन 13,000 लोगों का करीब 20 करोड़ रुपए जो हर महीने का होता था वो यहां पे रामलिंगा राजू खुद लेके बैठ जाता था और कंपनी यहां पे हवा में बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये अपने पूरे पैसे कंपनी से अब अपने शेयर बेच के रामलिंगा राजू निकालते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स जो थे उनको लग रहा था कि कंपनी आगे बढ़ रही है। ये जो कंपनी के प्रमोटर्स थे जैसे रामलिंगा राजू और इनके आसपास के जो लोग थे जिनके इन बड़े शेयर होल्डिंग्स थे वो करीब 24% थे कंपनी में 1999 तक, और 2008 आते आते इन लोग के जो टोटल होल्डिंग बचे थे वो सिर्फ 2% बची थी। मतलब इन लोगों ने कंपनी के पैसे शेयर प्राइस बढ़ाए जिस वजह से इन्होंने अपने शेयर बेच दिए मार्केट में और अपने प्रॉफिट निकाल के अलग बैठ गए और सारे पैसे उठा के इन्होंने रियल एस्टेट में लगाया। कुछ इस तरीके का ये इनका स्कैम चल रहा था मार्केट में। अब यहां पे राजू अपनी 2 कंपनियों से सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में खरीदारी कर रहे थे, मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा। ये दोनों राजू की कंपनियां थी जो कि उन्होंने बहुत पहले बनाई हुई थी, जैसे हमने बात किया पहले भी। दोस्तों मेटास का अगर आप उल्टा करेंगे तो सत्यम बनता है, तो यही इन्होंने उल्टा सीधा काम करना चालू किया था और नाम भी उल्टे ही रखे थे इन्होंने। इसके बाद आता है साल 2008 और लेमन ब्रदर्स जब दिवालिया हुए तो पूरी दुनिया में मंदी फैल गई और भारत में भी जो रियल एस्टेट के प्राइस थे वो लगातार गिरते गए रातों रात। बहुत लोग सड़क पे आ चुके थे और इनके भी जितने इन्होंने रियल एस्टेट की जमीनें खरीदी थी वो सब बर्बाद हो गए थे पैसे। इनका मानना था कि हम जब रियल एस्टेट में प्रॉफिटेबल होंगे तो वो पैसे उठा के हम सत्यम के प्रॉफिट में डाल देंगे जिससे कि सत्यम को भी हम रेगुलेट करते रहेंगे। लेकिन ये सारा जो इनका सोचना था वो सब कुछ बैठा रह गया क्योंकि भारत में मंदी आ चुकी थी और रियल एस्टेट गिर चुका था मार्केट से। अब यहां पे इन्होंने सोचा कि हम अपने सारे पैसे कंपनी से निकाल के बाहर हो जाए क्योंकि जो इनकी 2 कंपनियां लॉस में चल रही थी, मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा, इन्होंने सोचा कि इन दोनों कंपनीज को हम सत्यम में मर्ज कर दें। दोस्तों इनका प्लान तो बहुत अच्छा था लेकिन इन्वेस्टर्स को यह नहीं समझ में आया कि ये दोनों रियल एस्टेट की कंपनियां हैं और सत्यम पूरी तरह से एक आईटी कंपनी है, तो इनका क्या रिलेशन, क्यों मर्ज किया जा रहा है। इसके लिए यहां पे इन्वेस्टर्स ने सवाल उठाना चालू किया और कंपनी ने अभी तक अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन पास कर दिया था कि दोनों कंपनियों को मर्ज किया जा रहा है। तो यहां पे 7 जनवरी 2009 जब रामलिंगा राजू के पास अब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह से अब कोलैप्स हो चुके थे, तो उन्होंने अब एक लेटर लिखा यहां पे कि सालों से कंपनी की हालत खराब चल रही थी, बाजार में कंपनी को खड़ा रखने के लिए कंपनी को प्रॉफिट में दिखाया गया और इसके लिए कंपनी के खातों में हेरफेर की गई। जब ये लेटर मार्केट में आया तो पूरी तरह से भूचाल मच गया था और लोगों को लगा कि अब वो सड़क पे आ जाएंगे क्योंकि अब सत्यम के जो स्टॉक के प्राइस थे वो 170 रुपए से 2 दिन के अंदर 6.5 रुपए पे आ गए। लोगों के पैसे डूब गए थे दोस्तों, 10,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट में पैसा डूब गया था लोगों का। इसके पहले ही रामलिंगा राजू ने जो अपने बचे खुचे भी पैसे थे कंपनी में वो सब बेच दिया था इस लेटर को लिखने से पहले। दोस्तों ये पूरी तरह से रामलिंगा राजू फ्रॉड कर रहे थे और वो अपने आप को एक इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कंपनी के अच्छे भविष्य के लिए सारा कुछ अभी तक किया था। दोस्तों यहां पे कंपनी के डेटा कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किए गए थे। अगर हम सिर्फ 2008 के Q2 के अगर फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल और यहां पे इन्फ्लेटेड डेटा देखें तो प्रॉफिट इनका करीब 61 करोड़ था और इन्होंने 649 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। कैश बैलेंस कंपनी में 321 करोड़ था, इन्होंने 5,361 करोड़ दिखाया। कंपनी के ऊपर लायबिलिटी 1230 करोड़ की थी लेकिन इन्होंने दिखाया कंपनी के ऊपर 0 लायबिलिटी है। तो इस तरह से कुछ ये डेटा को लगातार मैनिपुलेट कर रहे थे और करीब 7,000 करोड़ का डेटा आगे पीछे मैनिपुलेट किया गया था अभी तक। 2008 के साल तक कंपनी की वैल्यूएशन $2 बिलियन हो चुकी थी जो कि अब पूरी तरह से कोलैप्स होकर सड़क पे आ गई थी ये। इसके बाद सीबीआई ने यहां पे जांच करना चालू किया और जांच में यह पता चला
कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे जो और ऑडिटर्स थे, ये सब कुछ इस स्कैम में मिले हुए थे। यहां पे जब ऑडिटर का अगर बात करें तो पीडब्ल्यूसी ऑडिटर था। सीबीआई ने सवाल पूछा कि जब ऑडिटर्स इसमें इन्वॉल्व थे तो उन्होंने क्यों नहीं कंपनी का जो बैलेंस शीट था और इनवॉइसेस था उसका रीचेक किया। दोस्तों जब पूरा जांच हुआ तो पता चला कि पीडब्ल्यूसी इस सब में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। दोस्तों मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि ऑडिटर्स वो होते हैं कि कोई भी कंपनी अपना कितना एक्चुअल और कितना गलत डेटा जो बता रही है उन सबको ऑडिट करती है और देखती है कि शेयर होल्डर का कोई भी पैसा कहीं गलत ना हो जाए और डूब ना जाए। लेकिन ये काम पीडब्ल्यूसी ने अपना सही नहीं किया यहां पे। और इसके बाद 9 जनवरी 2009 को रामलिंगा राजू को अरेस्ट किया गया और सत्यम को निफ्टी और सेंसेक्स से हटा दिया गया। और इसके बाद सीबीआई ने इस पे पूरी तरह से जांच किया इन रिपोर्ट्स का। और जब रिपोर्ट की पूरे नतीजे सामने आए 2013 में तो सीबीआई ने बताया कि राजू जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और दूसरी चीज ये भारत से पैसा यूरोपियन कंट्रीज में भेज रहे थे और वहां से वो भारत में लेके आ रहे थे जिससे ये रियल एस्टेट की कंपनियां बनाते जा रहे थे। यहां पे इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग भी किया था, मतलब कि सत्यम कंप्यूटर्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके पहले ही ये अपने फैमिली फ्रेंड्स को बता दिया करते थे। वो लोग शेयर को सस्ते प्राइस पे खरीद लेते थे, उसके बाद शेयर के प्राइस बढ़ जाते थे। इन सब चीजों की वजह से एक बड़ा स्कैम हुआ दोस्तों और करीब करीब भारत के मार्केट में इन्वेस्टर्स के 14,162 करोड़ रुपए डूब गए थे। और वहीं अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के भी करीब 950 करोड़ रुपए डूब गए थे। इन सब फ्रॉड को करने के लिए बी रामलिंगा राजू ईआरपी सिस्टम का यूज करता था, मतलब एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम होता था जो कंपनी के सारे जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो बनाया करती थी। और उसमें इन्होंने कुछ लूप होल्स सिस्टम में बना के रखे थे जिस वजह से इनको कब क्या मैनिपुलेट करना है बहुत इजीली रामलिंगा राजू कर लिया करते थे। इनके 12-14 कुछ ऐसे भी लोग थे जो कंपनी के ऑफ होने के बाद कंपनी में बैठ के इनके डेटा को मैनिपुलेट किया करते थे। यहां पे इन्होंने 2 टाइप के डेटा बनाए थे, एक एच डेटा और एक एस डेटा। एच मतलब हाइड, कुछ डेटा छुपाने हैं, और एस मतलब सी। तो ये 2 टाइप से ये डेटा पूरा मेंटेन किया करते थे। इसके बाद दोस्तों सत्यम को बचाने की अब बारी थी क्योंकि सत्यम में बहुत एम्प्लॉइज काम कर रहे थे और बहुत लोगों के यहाँ पे पैसे भी थे। तो यहाँ पे सरकार ने सत्यम को टेक ओवर किया और इसके बाद भारत के मार्केट में इसे बेचने का सोचा। तो यहाँ पे अब महिंद्रा ने सत्यम को बाई कर दिया और सत्यम बन गया अब महिंद्रा सत्यम। इसके कुछ सालों के बाद यहां पे महिंद्रा ने इस कंपनी को टेक महिंद्रा के अंदर मर्ज कर दिया और अब ये कंपनी पूरी तरह से इस समय टेक महिंद्रा की एक एंटिटी है। दोस्तों इस पूरे फ्रॉड के अंदर अगर हम समझे तो जो नाम था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। सत्यम कंप्यूटर्स में सत्यम, सत्यम मतलब होता है सत्य बोलना। तो आपकी अगर कोई भी कंपनी है जो उसकी मेन विचारधारा है, इस कंपनी की विचारधारा सत्य थी जिसको कभी भी बी रामलिंगा राजू ने नहीं फॉलो किया। दोस्तों इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आप कितना भी अपने प्रॉफिट के लिए सोचिए लेकिन सबसे पहले अगर आप अपने देश के लिए सोचते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए सोचेंगे तो अगर आपका देश बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ रहे हैं, हम सब इससे कनेक्टेड हैं। तो आप कभी भी देश के साथ फ्रॉड करने का मत सोचिएगा। इस स्टोरी से मेरा आपको यही एक मैसेज है। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सही इंफॉर्मेशन सबके पास दोस्तों ये जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।